तो फंडामेंटल राइट्स के बाद का टॉपिक है डीपीएसपी। डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये जो तीन चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटीज़, मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दी सर्व्स एज अ वेरी गुड फॉर्डर पॉइंट्स फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम। प्री से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो पूरा चैप्टर देखते हैं क्या है। इट इज़ फाउंड इन पार्ट 4 36 to 51। पार्ट 1 था आपका यूनियन एंड टेरिटरीज 1 to 4, 2 था सिटीजनशिप 5 to 11, 3 था आपकी फंडामेंटल राइट्स 12 to 35, देन 4 है आपका 36 to 51 DPSPs एंड 4A इज़ ड्यूटीज़ 51A। ठीक है, शुरुआत में इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा हर एक आर्टिकल क्या कहता है। सिटीजनशिप वाले उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 3 और 4 वाले इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिया गया है? ओके, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि फ़ीचर्स क्या हैं। अगर आप फीचर्स देखेंगे तो सबसे पहला है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आर डायरेक्टिव्स टू द स्टेट। ओके, इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट्स। अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखें तो ये दोनों को एड्रेस करता है, स्टेट्स को भी और इंडिविजुअल्स को भी। ठीक है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट्स है। बेसिकली दीज आर आइडियल्स दैट द स्टेट्स शुड कीप इन माइंड वाइल मेकिंग लॉज, या फिर आप इनको डायरेक्टिव्स कह लें, या फिर इंस्ट्रक्शंस कह लें, या फिर गोल्स कह लें। तो ये हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप प्रीएम्बल देखें, उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाले जो चीज़ें हैं, राइट, दीज आर फुलफिल्ड इन अ वे बाय डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स का भी रोल आता है, लेकिन डीपीएसपी स्टेट को डायरेक्ट करते हैं, तो स्टेट का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है डीपीएसपी में, या फिर प्रीएम्बल की जो ये गोल्स हैं उनको फुलफिल करने में। थर्ड इज़ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ओके, जो आर्टिकल 38 है, अगर आप डीपीएसपी देखेंगे तो देयर विल बी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन विच इट सेज कि हमें वेलफेयरिज्म बढ़ाना है एंड यू हैव टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। ओके, तो जो ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है और हमारे जो SDGs हैं आर वेरी वेल अलाइंड। तो डीपीएसपीज इनको फुलफिल करने में स्टेट की हेल्प करता है, गाइड करता है। नंबर 4, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर द वायलेशन। तो इसका मतलब है कि अगर वायलेट होते हैं या फिर कोई स्टेट डीपीएसपीज फुलफिल नहीं करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, कोर्ट जाना मना है, या फिर आप कोर्ट आपको आपकी पेटिशन को एंटरटेन नहीं करेगा। फंडामेंटल राइट्स में आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं जा सकते। फिफ्थ है हेल्प्स कोर्ट डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। तो जो कोर्ट जब किसी लॉ का जुडिशियल रिव्यू करते हैं, देन वन ऑफ द थिंग्स दे कैन लुक फॉर इज़ क्या ये डीपीएसपी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये डीपीएसपी को फॉलो करते हैं देन इट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, राइट, क्योंकि डीपीएसपी एक्चुअल में दीज आर डायरेक्टिव्स टू द स्टेट, और अगर स्टेट उनको फुलफिल कर रही है तो ऑटोमेटिकली दे विल बी वैलिड। ठीक है, तो ऑल्दो
they are not legally enforceable but they helps court, they are important for court in determining the constitutional validity of a law. ओके तो इसी वजह से कुछ जो कंट्रोवर्शियल लॉज हैं, फॉर एग्जांपल काउ स्लॉटर लॉ दैट प्रिवेंट्स स्लॉटरिंग ऑफ काउज और एनी मिल्च एनिमल्स इज़ प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 48. 48 कहता है कि एनी मिल्च एनिमल्स का जो स्लॉटरिंग है दैट शुड बी प्रोहिबिटेड. ओके देन देयर आर फीचर्स. रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल्स एंड DPSPs, ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये है क्या. तो जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया की हालत उतनी अच्छी नहीं थी. अगर आप हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, आप हमारे इकोनॉमिक हालत, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 23-24 साल के आसपास थी. अगर आप हमारा इकोनॉमिक हालत देखें तो दैट वाज आल्सो नॉट वेरी गुड. फिर वॉर 48 में हमारी वॉर शुरू हो गई पाकिस्तान के साथ, राइट. तो वी वर एट अ वेरी वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन और इस सिचुएशन में हमारी एस्पिरेशंस एंड कैपेबिलिटीज़ में फ़र्क था. ओके एंड दिस डिफरेंस वाज नोटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स. तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हम इन्फोर्स कर सकते हैं, जो चीज़ें आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, उसको पार्ट 3 में डाल दिया जाए. एंड दोज थिंग्स दैट शुड बी फुलफिल्ड बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डू सो, उसको पार्ट 4 में डाल दिया जाए. ओके इनको DPSP बोला और इनको फंडामेंटल राइट्स बोला. और इट वाज होप्ड कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो हमारी कुछ DPSPs विल बी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके और इसका एक एग्जांपल है राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले जो अगर आप आर्टिकल 45 देखें तो इट्स सेट कि हमें 6 to 14 साल के बच्चों की द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, ये था आपका आर्टिकल 45 अंडर DPSP. राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद फंडामेंटल राइट्स चेंज हुई. ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, थोड़ा रिवीजन हो रहा है. फंडामेंटल राइट्स में 21A आया और वो कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज विल बी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो जो DPSP थी वो फंडामेंटल राइट्स बन गई. और DPSP में क्या चेंज आया, तो जो 6 to 14 था वो 0 to 6 ईयर्स बन गया. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज. जब हमारी कैपेबिलिटी और बढ़ेगी तब हम इसको भी फंडामेंटल राइट्स बना देंगे. ऑन ड्यूटीज़ 51A के अंडर इट बिकेम अ ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू एजुकेट देयर चाइल्ड. ठीक है, तो ये है एक तरह से पहला पॉइंट है कि ये सप्लीमेंट करता है फंडामेंटल राइट्स को. दूसरा पॉइंट है व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs. ओके और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं क्या है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs. तो देखो आर्टिकल 31 जो है ना वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो 42nd अमेंडमेंट के साथ इट वाज मेड अ लीगल राइट, दैट इज़ 300A में चले गया. ओके तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आर्टिकल 31 में आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 31A, B, C आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके और 31A इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम 31 और 31A में कुछ रिलेशन नहीं है. ओके जब हम 31 लिखते हैं देन इट इज़ आर्टिकल 31, ये हो गया क्लॉज 1 एंड दिस इज सब क्लॉज A, राइट. और 31A जब लिखते हैं देन दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू आर्टिकल. तो 31A, B और C इस क्वेश्चन को डील करता है कि जब DPSP और फंडामेंटल राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा तब क्या होता है, तब क्या होना चाहिए.
ठीक है। तो 31A क्या कहता है, ये बेसिकली तब की बात है जब 1947 में अगेन हमारी जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक सिचुएशन, बट उसी टाइम पर हमारा जो ज़मींदारी क्लास थी देवर थ्राइविंग। ओके, उनके पास लैंड कंसंट्रेशन था। अगर आप फार्मर मूवमेंट पढ़ेंगे उसमें फ्रीडम स्ट्रगल में, देन यू रियलाइज़ कि मेजॉरिटी ऑफ द रिच फार्मर्स हैड ऑल ऑफ देयर लैंड्स विद देम। बाकी सबके पास या तो लैंडलेस लेबर थे या फिर मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ लैंड थी। ठीक है, तो देयर वाज बिग इनइक्वालिटीज़ between majority of the population and few ज़मींदार्स। उसके बाद ही भूदान ग्रामदान जैसे आंदोलन होने शुरू हो गए। ओके, और फिर अगर आप देखेंगे कुछ DPSPs जो सोशलिस्टिक DPSPs थी, राइट, दैट इनकरेज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या फिर डिस्करेज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो DPSP भी थी। अब इस सिचुएशन में अगर कोई लॉ बनता है, अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाना चाहती है टू फुलफिल दीज एस्पिरेशंस टू डिक्रीज इनइक्वालिटीज़ जो DPSP में है, और ये जो डिमांड बन रही थी भूदान ग्रामदान आंदोलन से, तो आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट। तो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP में। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट और जो लॉ बना, बहुत सारे केसेस हुए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था ये। अल्टीमेटली 3 लॉ बने, दैट इज़ 31A, 31B एंड 31C। ओके, 31A क्या कहता है कि कुछ कहना चाहिए कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट है, जिसमें अगर लॉ बनता है देन द फंडामेंटल राइट्स कैन बी वायलेटेड। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 कैन बी वायलेटेड। ओके, और ये क्लासिफाइड सब्जेक्ट क्या थे, रिलेटेड टू लैंड लॉ, लैंड रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो 31A ये कहता था। 31B थोड़ा सा ज़्यादा आगे ले गया इस चीज़ को, और इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 9 शेड्यूल। ओके, 9 शेड्यूल में 31B के अकॉर्डिंग 9 शेड्यूल में अगर कोई लॉ डाल देते हैं तो द लॉ कैन वायलेट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये था आपका 9 शेड्यूल। तो ये बहुत बड़ी पावर दे दी गई थी पार्लियामेंट को। ओके, तो इस पावर का मिसयूज़ ना हो, इसके बाद आया हमारा IR केओलो केस, दैट सेड कि जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अभी समझो, IR केओलो केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एनी लॉ दैट इज़ इन 9 शेड्यूल विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने 9 शेड्यूल में डाल दिया तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ओके, बट मोर और लेस इट प्रोटेक्टेड सर्टेन लॉज दैट जो जिनकी वो बने इसलिए थे ताकि DPSPs फुलफिल हो, उनको पार्ट 3 के स्क्रूटनी से बचाते थे। ठीक है, ये था 31B। देन केम 31C। 31C क्या कहता है कि अगर 39B और 39C ये 2 DPSPs हैं, इनको फुलफ़िल करने के लिए अगर कोई लॉ बनता है देन द लॉ कैन वायलेट आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, तो 39B और C की जो वैल्यू है इज़ मोर देन आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, 39BC क्या लॉज हैं, क्या क्या आर्टिकल हैं हम देखेंगे अभी।
ठीक है, तो ये पूरी कहानी समझिए। अगर आपको पूछना है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में क्या रिलेशन है, ठीक है, एक तो ये दोनों को सप्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल होती हैं एंड दे आर इन्फोर्सेबल फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, लेकिन सब कुछ हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसके लिए हमने डीपीएसपी डाली है। एंड अल्टीमेटली द गोल इज़ कि डीपीएसपीज विल बी टर्न इनटू फंडामेंटल राइट्स जैसे जैसे हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो एक तो पॉइंट हो गया कि ये सप्लीमेंट करती है। दूसरा पॉइंट हो गया, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पूरी कहानी के बाद 3 आर्टिकल्स निकलते हैं, 31A, 31B, 31C। 31A एक सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। अगर इसमें लॉ बनेंगे, इस सब्जेक्ट्स के लिए लॉ बनेंगे, तो द लॉ कैन वायलेट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, ओके, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। 31B 9 शेड्यूल का कॉन्सेप्ट देता है कि अगर हमने इसमें 9 शेड्यूल में कोई लॉ डाल दिया, देन द लॉ कैन वायलेट पार्ट 3, ओके। 31B के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, इतना जोश में मत आओ, जुडिशियल रिव्यू रहेगा। आप 9 शेड्यूल में डाल के ये नहीं कह सकते कि हाँ हाँ हम जुडिशियल रिव्यू की स्क्रूटिनी से बच गए। जुडिशियल रिव्यू विल ऑलवेज बी देयर, ओके। ये आयर कोहेलो केस में था। और 31C 39B और C की वैल्यू को आर्टिकल 14 और 19 से बढ़ा कर देता है। मतलब कि 39B और C के लिए को फुलफ़िल करने के लिए अगर कोई लॉ बनता है, देन इट कैन वायलेट आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, ओके। अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ, ये लक्ष्मीकांत में दिया है क्लासिफिकेशन, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। ये कोई ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है एंड इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पूरा डीपीएसपी पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत देख लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ये कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि सोशलिस्ट कौन सा होगा, गांधीयन कौन सा होगा, लिबरल कौन सा होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इसमें क्लासिफिकेशन में देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लक्ष्मीकांत में था तो इसलिए मैंने बता दिया। अब है द फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में डिफरेंसेस। तो सबसे पहले इट प्रोहिबिट्स द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आप 15 देखोगे कि देयर शेल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, 15(1) है स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, 15(2) है इंडिविजुअल शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। डीपीएसपीज क्या है, दीज आर पॉजिटिव्स, ये डायरेक्टिव्स टू द स्टेट है कि आपको करना क्या है, ओके। दीज आर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, मोर और लेस, थोड़ा एक्सेप्शंस होते हैं इधर उधर। देन दीज आर जस्टिशिएबल, बात करी थी हमने, आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं और 226 से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें है दीज आर नॉन जस्टिशिएबल, कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। फिर है दे एम एट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और दे एम एट स्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मतलब ये है कि ये जो राइट्स हैं ये पॉलिटिकल राइट से ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, ठीक है। और ये सोशल और इकोनॉमिक गोल्स जो हैं हमारे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया, ओके, और क्या कहना चाहिए, जॉब्स हो गया, वर्क हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इन सब चीज़ से ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। दीज आर पॉलिटिकल राइट्स, ओके। फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, रिलीजियस राइट्स हो गया, तो ये पॉलिटिकल राइट्स से ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। दे हैव लीगल सैंक्शंस, लीगल सैंक्शन मतलब लीगली आप इनको इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर आप इसको वायलेट करेंगे तो आप पे लीगल कार्रवाई हो सकती है। इसमें डीपीएसपीज में लीगल कार्रवाई तो नहीं है,
बट पॉलिटिकल और मॉरलिटी इसलिए कि आप डीपीएसपी को वायलेट कर रहे हैं, देन यू कैन बी क्वेश्चन कि आपने डीपीएसपी के अगेंस्ट क्यों गए आप लोग। आप लीगली क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन मोरली क्वेश्चन कर सकते हैं। और पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि अपोजिशन पार्टी इसके पास एक पॉइंट हो जाता है द गवर्निंग बॉडी को क्वेश्चन करने का कि आप डीपीएसपीस के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं जबकि आपका डायरेक्टिव ऐसा करने को है। प्रोमोट तो ये बहुत इंडिविजुअल फोकस्ड होते हैं, राइट, पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। अगेन देयर आर एक्सेप्शंस। अगर आप देखें आर्टिकल फॉर एग्जांपल 26, तो रिलीजियस डिनोमिनेशन की राइट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मोर और लेस दीज आर वेरी इंडिविजुअल फोकस। इसमें वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी की बात करी जाती है। दीज आर वेरी सोशलिस्टिक गोल्स, ठीक है, कम्युनिटी मेन फोकस है इसमें। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कभी कभी हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव डिटेंशन के बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना है, या फिर चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट है, तो अपने आप में ही इन्फोर्सेबल है, बट दीज आर समटाइम्स कॉम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशन। इसमें दे रिक्वायर लेजिस्लेशन, अपने आप में कुछ नहीं है, ओके, इनको फुलफिल करने के लिए लेजिस्लेशन चाहिए, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स। फिर 7वां है वायलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। ओके, अगर आप आर्टिकल 13 को देखेंगे तो लॉ की डेफिनेशन है, और दूसरा है द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कहता है कि एनी लॉ दैट इज़ वायलेटिव ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वॉइड। ओके, और लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट नहीं आता, याद रखना है। एवरीथिंग अंडर द सन आता है लॉ की डेफिनेशन में, ऑर्डर आता है और रेगुलेशंस आते हैं, सब कुछ आ सकता है, लेजिस्लेशन आ सकता है, ऑर्डिनेंसेस आ सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट नहीं आते। और डीपीएसपीज में क्या है कि वॉयलेट होने के लिए ऐसा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला प्रोविज़न नहीं है, बट इनको अगर आप डीपीएसपीज को फुलफ़िल कर रहे हैं तो देन इट विल बी अपहेल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यू नहीं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप किसी कंट्रोवर्शियल इशू पे लॉ बनाते। फॉर एग्जांपल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, राइट, तो अगेन इट्स अ वेरी क्या कहते हैं डिबेटेबल इशू। जब तक इसके बारे में, इसकी निटिग्रिटी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्यों कंट्रोवर्शियल है, लेकिन गवर्नमेंट अगर करेगी तो द सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू से कि हाँ दिस लॉ इज़ वैलिड, ठीक है। अब फटाफट एक छोटा सा वो देखते हैं कि डीपीएसपीज हैं क्या क्या। ओके, थोड़ा बहुत मैंने राइमिंग से मैंने याद कर रखी है, आपके लिए भी और राइम बता दूंगा क्या है, बट इसमें आपको एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं करना है, बट ये याद रहना चाहिए कौन सा डीपीएसपीज क्या कहती है, ठीक है। तो सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अगेन इट इज़ वेरी लाइक आर्टिकल 12 की डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है। स्टेट की डेफिनेशन इसमें और इसमें दोनों में सेम है, ठीक है। तो जिसमें जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था कि बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, वैसे इसमें भी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, सब कुछ इंक्लूड हो सकता है, गवर्नमेंट बॉडीज़, पब्लिक बॉडीज़ प्लस पीएसयूज़, इवन प्राइवेट बॉडीज़ इफ़ दे आर गिवन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये अपहेल्ड हुआ था, सेम डेफिनेशन है। 37 है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट। ओके, इसकी डीपीएसपीज की क्या कहना चाहिए नेचर बताता है 37 कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। सिमिलरली आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स की नेचर बताता है कि एनी लॉ दैट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल ऑफ पार्ट 3 विल बी वॉइड। इसमें कहता है ये इन्फोर्सेबल नहीं है। 38 ओके, वेलफेयर स्टेट। 38 वेलफेयर स्टेट। तो 38 आपको प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट बताता है। वेलफेयर हो गया, जस्टिस हो गया, मिनिमाइज इनइक्वालिटी हो गया, ये सब जो कंसेप्ट है ऑफ वेलफेयर स्टेट ये बताता है। इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू एसडीजी गोल्स।
ठीक है, तो जब भी SDG पे क्वेश्चन आएगा, जब हम पढ़ेंगे SDGs वगैरह, और तब 38 भी याद रखना। 39 इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें 6 सब क्लॉसेज हैं, एंड इसको याद करने के लिए है LDC, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ओके, LDC PHC। इसमें से 39 B और C ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। L फॉर लाइवलीहुड, ओके, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देना चाहिए। D इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और C इज़ प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो 39B है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो 39B और C इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने इसको 31C में पढ़ा था कि कैसे अगर 39B और C को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो लॉज अगर जो 39B और C को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दे कैन वायलेट 14 एंड 19, ठीक है। और 39B और C क्या है? दीज आर वेरी सोशलिस्टिक गोल्स। तो देखो, सोशलिस्टिक जो क्या कहना चाहिए, प्रीएम्बल में जो सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो सोशलिस्टिक वर्ड आया था, वो उससे पहले ही हम बहुत सोशलिस्ट थे। फिर है 39D इज़ P फॉर पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। H इज़ हेल्थ ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। एंड C इज़ गुड चाइल्डहुड, फुलफिलिंग चाइल्डहुड, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर। तो ये था आपका आर्टिकल 39। इसमें 39BC याद रखना, ओके। फिर है 39A, फ्री लीगल एड। नाउ हमने पढ़ा था कि हुसैनरा खातून केस में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्री लीगल एड इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर थोड़ा सा रिकैप करें तो 31 में मेनका गांधी केस के बाद जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एंड इट इनकम्पास मैनी अदर राइट्स, ठीक है। राइट ऑफ डिसेंट एनवायरनमेंट हो गया जो MC मेहता केस में था, राइट टू लाइवलीहुड हो गया ओल्गा टेलस केस में। ऐसी ही हुसैनरा खातून केस में जो फ्री लीगल एड है वो आर्टिकल 21 के अंदर दे दी गई थी। ये DPSP में 39A में मौजूद है। 40 हो गया विलेज पंचायत, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अगेन इसको हम फेडरलिज्म के चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। 41, 42, 43 एंड 44 आर ऑल वर्क रिलेटेड। तो 41 कहता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन मैटर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटीज, ओके। तो ये राइट टू वर्क देता है, मीनिंग द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड यू वर्क। अब लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, राइट, इसीलिए DPSP है। सोचिए फंडामेंटल राइट होता तो सब लोग वहाँ भाग चुके होते, सुप्रीम कोर्ट की हमें काम दो वाला। 42 इज़ लेट मी डू, ओके। लेट मीन्स जस्ट देन ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क होनी चाहिए, तभी तो मैं काम करूँगा। एंड प्रोवाइड्स मैटरनिटी लीव। अगेन मैटरनिटी रिलीफ के लिए एक एक्ट आया था दैट प्रोवाइड्स कंपल्सरी मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन, ठीक है। 43 इज़ लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 43, लेकिन याद रखो क्योंकि सब वर्क रिलेटेड है। 43A एंड 43B आर इम्पॉर्टेंट। इट प्रोवाइड्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जो ट्रेड यूनियन वाला कंसेप्ट है वो यहाँ से आता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आप देखोगे ये बहुत सोशलिस्टिक है, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स वर इन्फ्लुएंस बाय आवर फ्रीडम स्ट्रगल, तो सोशलिस्टिक होने ही थे वो, ठीक है। हमारा पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वॉज अगेंस्ट कोलोनियलिज्म,
और अगर आप ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पढ़ोगे देन देयर वाज अ डायरेक्ट कनेक्शन मेड बिटवीन कोलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म। इसके बाद इसमें ऐड कर दो आप जो 1929-30 का ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है। तो सोशलिस्टिक, और फिर इसमें ऐड कर दो आप कुछ बहुत पॉपुलर सोशलिस्टिक लीडर्स, फॉर एग्जांपल नेहरू हो गया, और जो क्या कहना चाहिए भगत सिंह हो गया। तो सोशलिस्टिक बनना था ही हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, इस वजह से बहुत सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आपको दिखेंगे। फिर है 43 प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके, व्हाट आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में इकोनॉमिक्स के लेक्चर में पढ़ेंगे। 44 इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी हम अगले लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम ने बोला है कि हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, क्यों आना चाहिए और क्यों उसके चैलेंजेस हैं, ये सब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेसन में, ठीक है। इसको याद करने का क्या है, 4 मतलब यूनिफॉर्म। देन देयर इज़ 45, हमने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन में, इसको याद करने का 4, 5, 6, ठीक है। 4, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 0 to 6 साल के बच्चे के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर कोई प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 45 एजुकेशन है, तो 46 भी एजुकेशन है। एंड दिस इज एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है। देन कम्स 47 is duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living, ठीक है। न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड, न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, एंड प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, ये 47 है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट जहाँ पर वाइन और अल्कोहल आर नॉट अलाउड, ठीक है। सो दिस रेगुलेशन इज़ लॉफुल बिकॉज 47 कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोहिबिट ड्रग्स। फिर है 48 लेट मी ईट या आई एट, कुछ भी एट रिलेटेड, तो it is about agriculture and animal husbandry, and also this is important, it prohibits slaughter of cows, calves and other milch animals, ठीक है। this is 48 let me eat। और इस वजह से जो काउ स्लॉटर लॉज हैं जो प्रोहिबिट करते हैं काउ स्लॉटर्स को, दे बिकम वैलिड। फिर आता है 48A। 48A इज़ अबाउट इन्वायरमेंट, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। दिस इज 48A अबाउट इन्वायरमेंट, ओके। अगेन जब भी इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आएगा then you can always quote 48A, it is the duty of the state to protect our environment and safeguard our wildlife, ठीक है। पूरा इन्वायरमेंट का GS 3 में एक बहुत बड़ा पोर्शन है इन्वायरमेंट में, तो आप मीन्स के आंसर में 48A को कोट कर सकते हो, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ और DPSPs का। प्री में फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल सवाल बनते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ और DPSPs और फंडामेंटल राइट्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी मेंस के आंसर राइटिंग में। फिर आते हैं 49 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉर्मल इम्पोर्टेंस। तो जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। 50 है, 50 मीन्स 50-50, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपको DPSP में मिल जाता है 50। तो जब आप एक टॉपिक बनेगा GS2 में ही सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो उस
टॉपिक के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स है उसमें आप आर्टिकल 50 कोट कर सकते हो कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फिर लास्ट आता है 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, एंड में 51 से शुरू हो जाता है। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा DPSP में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इसके फीचर्स थे, इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट वगैरह। मेन बात है रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। इसमें एक तो ये सप्लीमेंट करती है फंडामेंटल राइट को, दूसरा जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या करते हैं, इसमें हमने 31A, B और C पढ़ा। फिर आता है क्लासिफिकेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लासिफिकेशन, लक्ष्मीकांत में था तो देखा हमने। आप कंपेयर करना फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट DPSPs को। ठीक है, जस्टिसेबल है क्या नहीं है, ये हमने देखा, ये पूरा लक्ष्मीकांत से लिया गया है। फिर कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। ओके, ये धीरे धीरे आपको याद करना पड़ेगा, याद करोगे तो अपना भी आपके मेंस के आंसर बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, मेंस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ राइम बनाओ अपने में से ही, मैंने जो राइम बनाई है उसको मैंने आपसे शेयर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ अच्छी राइम बनती है तो याद करो, याद करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो मेंस में तो। ठीक है, तो ये था आपका फंडामेंटल नहीं DPSPs।